हेलो एवरीवन, आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो आज इस वीडियो में हम आपका जो सब्जेक्ट है डीएससी का 7th सेमेस्टर हिस्ट्री मेथड्स ऑफ स्टडिंग मटेरियल कल्चर, इस सब्जेक्ट की यूनिट 1 इस वीडियो में हम करेंगे। तो सिलेबस आप सबने इसका देख लिया होगा, अगर नहीं देखा तो आप चेक कर सकते हैं। सिलेबस के अकॉर्डिंग इस सब्जेक्ट में आपको कुल मिलाकर 4 यूनिट्स पढ़नी है, ठीक है। एंड इस वीडियो में हम आपकी यूनिट 1 करेंगे। यूनिट 1 में हमें पढ़ना है प्राइमरी सोर्सेज एंड हिस्टोरियन क्राफ्ट। प्राइमरी सोर्स क्या होते हैं, हिस्टोरियन जो है वो कैसे प्राइमरी सोर्सेज का यूज़ करके हिस्ट्री को रिकन्स्ट्रक्ट करते हैं, हिस्टोरिकल इमेजिनेशन, बायसनेस क्या होती है, ये सब इस वीडियो में हम करेंगे, डिस्कस करेंगे। मतलब कि यूनिट 1 के जितने भी टॉपिक्स हैं वो सारे हम पढ़ने वाले हैं। तो आप वीडियो को कंप्लीट देखिएगा ताकि कोई भी इम्पोर्टेंट पॉइंट मिस ना हो। एंड अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए ताकि आने वाली हर वीडियो की अपडेट आपको टाइम से मिल सके। तो आइए स्टार्ट करते हैं, पढ़ते हैं डीएससी 7th सेमेस्टर का हिस्ट्री का जो आपका सब्जेक्ट है मेथड ऑफ स्टडिंग मटेरियल कल्चर, इसकी यूनिट 1। आइए देखते हैं। तो आइए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला टॉपिक आता है प्राथमिक स्रोत, मतलब कि प्राइमरी सोर्सेज। प्राइमरी सोर्सेज होते क्या हैं, आपको पता है स्रोत दो प्रकार के होते हैं, प्राथमिक और द्वितीय। प्राथमिक स्रोत वो होते हैं जो कि ओरिजिनल होते हैं, जो कि फर्स्ट टाइम क्रिएट किए जाते हैं। एंड ये स्रोत उसी टाइम बनाए जाते हैं जिस टाइम वो घटना घटित हुई हो, ठीक है। एंड उन्हीं लोगों के द्वारा निर्मित किए जाते हैं जो उस घटना के साक्षी थे, ठीक है। वो होते हैं प्राथमिक स्रोत। द्वितीय स्रोत जो है ये प्राथमिक स्रोतों को पढ़कर विश्लेषण करके उसकी मदद से तैयार किए जाते हैं घटना घटित होने के कई सालों बाद, ठीक है। तो वो होते हैं द्वितीयक स्रोत। तो आइए सबसे पहले हम प्राथमिक स्रोत देख लेते हैं। प्राथमिक स्रोत वे मूल प्रमाण यानी कि ओरिजिनल एविडेंस है जो कि घटना के समय या घटना के प्रत्यक्ष अनुभव के आधार पर बनाए जाते हैं। इनकी दो खास बात होती है, एक तो ये कि ये जो स्रोत है उसी टाइम बनते हैं जिस टाइम वो घटना घटित हुई हो। जैसे जब भारत में मुगलों का शासन था तो उस टाइम मुगल शासक जो थे वो अपने दरबार में कुछ लेखकों को रखते थे जो कि उनके बारे में लिखते थे, उनके शासन काल के बारे में लिखते थे, ठीक है। तो वो जो लोग लिख रहे थे वो उस घटना के साक्षी थे, वो उसमें भाग ले रहे थे, वो देख रहे थे अपनी आंखों से, ठीक है। तो ये घटना के समय पर लिखे जाते हैं। जैसे पानीपत का पहला युद्ध हुआ, किसी ने तो लिखा होगा कि भाई पानीपत का युद्ध हुआ, पहला युद्ध हुआ, फिर दूसरा युद्ध हुआ, किसी ने तो ये सब लिखा होगा। तो जिसने ये सब लिखा होगा वो उसी घटना पर अगर मौजूद है तो वो होंगे प्राथमिक स्रोत। अगर उस व्यक्ति ने लिखा है किसी और के स्रोत का अध्ययन करके, प्राथमिक स्रोत किसी और व्यक्ति के प्राथमिक स्रोतों को पढ़कर अगर उसने दूसरी बार लिखा है तो होगा द्वितीय स्रोत, ठीक है। तो प्राथमिक स्रोत की खास बात यह है कि ये उसी घटना के समय पर बनाए जाते हैं एंड घटना के प्रत्यक्ष अनुभव के आधार पर जो उस घटना को देखने वाले होते हैं, साक्षी जो होते हैं उस घटना के, उन्हीं के द्वारा अपने अनुभव के आधार पर ये स्रोत तैयार किए जाते हैं, ठीक है। इनमें शामिल है अभिलेख, शिलालेख, शिलालेख जो कि पत्थरों पर लिखे जाते थे, ताम्र पत्र पर लिखे जाते थे, यात्रा वृतांत, जैसे बहुत सारे यात्री आए हमारे कंट्री में, इंडिया में, जैसे अल्बरूनी आया, ठीक है। चीनी यात्री भी बहुत सारे आए, वेनसांग, एंड बहुत सारे चीनी यात्री भी इंडिया में आए, ठीक है। अल्बरूनी आया तो उन्होंने यहाँ पर आकर यात्रा वृतांत लिखा कि उनको क्या चीज़ें देखकर कैसा लगा, क्या क्या उन्होंने ऑब्जर्व किया, वो सब उन्होंने लिखा अपनी यात्रा वृतांत में, ठीक है। पुरावशेष मतलब आर्टिफैक्ट्स, सिक्के जो उस टाइम पर शासन काल में राजा के द्वारा सिक्के जारी किए जाते थे, वो सिक्के भी क्या कहलाते हैं, प्राथमिक स्रोत कहलाते हैं, क्योंकि वो सिक्के उसी समय के होते हैं जिस समय उनको जारी किया जाता है, ठीक है। अब जैसे आज के टाइम में जो नोट और सिक्के करेंसी में है, जो सिक्के आज के टाइम में चलन में है, जो सिक्के यूज़ होते हैं करेंसी में, ठीक है, अगर उनको दबा दिया जाए ज़मीन के अंदर एंड लाखों सालों बाद कोई व्यक्ति खोल कर देखे तो उसको पता चलेगा कि ये सिक्के उस टाइम पर बनते थे, ठीक है। एंड ये जो सिक्के हैं क्योंकि ये आज के टाइम से रिलेटेड है, ठीक है,
तो इसलिए ये प्राथमिक स्रोत कहलाएंगे। सिक्के भी प्राथमिक स्रोत की श्रेणी में आते हैं। स्मारक, ये ताजमहल, लाल किला, ये सब प्राथमिक स्रोत ही तो हैं, क्योंकि ये उसी टाइम पर बने थे एंड उन्हीं लोगों के द्वारा ही उससे बनाया गया था। ठीक है, बाद में उसको नहीं बनाया गया। साहित्य, ग्रंथ, सरकारी दस्तावेज, पत्र, डायरी, मौखिक परंपराएं, ठीक है, ये सब प्राथमिक स्रोतों में आ जाते हैं। नेक्स्ट आता है इतिहासकार की भूमिका। अब इतिहासकार जो उसका काम ये नहीं है कि वो बस स्रोतों को इकट्ठा कर ले, वो गया, उसने प्राथमिक स्रोत ढूंढे और फिर उसने उनको इकट्ठा करके रख लिया, ये काम नहीं होता इतिहासकार का। इतिहासकार का काम है कि वो स्रोतों को इकट्ठा करने के बाद ये भी चेक करे कि जो स्रोत है वो प्रामाणिक है या नहीं, विश्वसनीय है या नहीं। ठीक है, तो इतिहासकार जो उसको बहुत जिम्मेदार होना चाहिए। ठीक है, तभी वो अच्छे से एनालाइज कर सकता है। अब प्राथमिक स्रोत जो है ये बहुत हेल्पफुल होते हैं हिस्टोरियंस के लिए, हिस्ट्री को जानने के लिए। अगर कोई व्यक्ति हिस्ट्री को जानना चाहता है, वो इच्छुक है इतिहास को जानने के, तो उसके लिए ये जो प्राथमिक स्रोत है ये बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं। ठीक है, इतिहासकार जो है वो सबसे पहले स्रोतों की खोज करता है कि कौन कौन से प्रमाण उपलब्ध है। मान लीजिए कोई व्यक्ति है, ठीक है, वो चाहता है भारत में जो अंग्रेजी शासन था उसके बारे में इतिहास को पता लगाना कि अंग्रेज कैसे भारत में आए, कैसे उन्होंने शासन किया। मान लीजिए कोई व्यक्ति है ये जानना चाहता है, तो वो व्यक्ति क्या करेगा, सबसे पहले वो स्रोतों की खोज करेगा, सोर्सेस ढूंढेगा। अब उसने स्रोत ढूंढ लिए। अब ये डिपेंड करता है कि वो कैसे स्रोत ढूंढ रहा है। कुछ हिस्टोरियन है जो कि प्राथमिक स्रोतों को प्रेफर करते हैं, कुछ हिस्टोरियन है जो कि सेकेंडरी सोर्सेज को प्रेफर करते हैं। सेकेंडरी सोर्सेज से उनको ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ता, क्योंकि सेकेंडरी सोर्सेज में वो जस्ट एनालाइज करके अपनी खुद की विचारधारा से समझ सकते हैं कि उस टाइम पर क्या हुआ होगा। प्राथमिक स्रोतों में उनको थोड़ा ज़्यादा दिमाग लगाना होता है, क्योंकि कई बार प्राथमिक स्रोत जो है उसकी ज़्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं मिलती। ठीक है, उसके बाद वो स्रोतों की जांच करेगा कि ये जो प्रमाण है विश्वसनीय है या नहीं। ठीक है, उसके बाद वो स्रोतों का संदर्भीकरण करेगा कि ये जो स्रोत है किस समय के हैं। ठीक है, किस समय ये स्रोत बनाए गए, कौन से समाज के बारे में ये दर्शाते हैं, उस टाइम पे परिस्थितियाँ कैसी थी। ठीक है, उसके बाद वो स्रोत को देखेगा, एनालाइज करेगा, उसका विश्लेषण करेगा, फिर व्याख्या देगा। वो बताएगा कि इस स्रोत से हमें क्या पता चल रहा है। मान लीजिए सिक्के मिले हैं अंग्रेजी समय के दौरान, ठीक है, जब भारत में अंग्रेजी शासन था उस टाइम के मान लीजिए सिक्के मिल गए किसी व्यक्ति को। अब वो क्या करेगा, व्याख्या करेगा कि ये जो सिक्के हैं ये क्या दर्शाते हैं, इन सिक्कों का उपयोग कहाँ होता होगा। ठीक है, तो इस तरीके से इतिहासकार भी क्या करता है, स्रोतों की व्याख्या करता है। फिर उसके बाद वो वर्णन का निर्माण करता है, मतलब कि जो भी सोर्सेज उसको मिले हैं उन सभी सोर्सेज को जोड़कर एक संगठित इतिहास लिखता है। चाहे उसको प्राथमिक स्रोत मिले हो, चाहे द्वितीय स्रोत मिले हो, जितने भी सोर्सेज उसको मिले हैं, जितने भी स्रोत उसे मिले हैं, उन सबका वो अध्ययन करता है एंड सबका अध्ययन करके उपलब्ध प्रमाणों को जोड़कर एक संगठित इतिहास लिखता है। ठीक है, तो ये इतिहासकार का काम होता है। आइए अब देखते हैं इतिहासकार की कारीगरी में क्या क्या शामिल है। हिस्टोरियन क्राफ्ट, तो हिस्टोरियन जो है वो तिथियों, घटनाओं और स्थानों की जांच करता है। ठीक है, तिथि की जांच वो कैसे करता है, जितने भी सोर्सेज उसे मिले हैं, जितने भी स्रोत मिले हैं, उन सभी स्रोतों को वो पढ़ता है, फिर समझता है एंड फिर देखता है कि कॉमन डेट क्या है सारे स्रोतों में। ठीक है, अब मान लीजिए मुगल शासन जो भारत में था उसके स्रोत ढूंढने हैं, तो मुगल शासन के ऊपर या अकबर के शासन के ऊपर हमें एक व्यक्ति का लिखा हुआ नहीं मिलेगा। बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने लिखा हुआ है मुगल साम्राज्य के शासन के बारे में। ठीक है, द्वितीय स्रोत भी बहुत सारे अवेलेबल है, प्राथमिक स्रोत भी बहुत सारे अवेलेबल हैं। ठीक है, तो स्रोतों की कमी नहीं है, चाहे द्वितीय स्रोत हो चाहे प्राइमरी यानी कि प्राथमिक स्रोत हो। तो इतिहासकार क्या करता है, सभी स्रोतों का उपयोग करता है एंड फिर वो तिथियों की जांच करता है कि सारे स्रोतों में कॉमन डेट क्या लिखी हुई है। मान लीजिए अकबर के शासनकाल के बारे में पता लगाना है, तो सभी स्रोतों में अकबर का शासनकाल क्या दिया हुआ है वो ये देखेगा। कौन कौन सी घटनाएं घटित हुई है, सभी स्रोतों में कौन कौन सी घटना कॉमन है वो देखेगा। ठीक है,
स्थानों की जांच करेगा, खुद उस स्थान पर जाएगा और फिर वहाँ पे जांच करेगा। विभिन्न स्रोतों का तुलनात्मक अध्ययन भी करता है कि इस लेखक ने मुगल शासन के बारे में ये बताया, इस लेखक ने मुगल शासन के बारे में ये बताया, ठीक है। तो वो तुलनात्मक अध्ययन भी करता है, तुलना भी करता है, ठीक है, इतिहासकार। अब नेक्स्ट जो इतिहासकार काम करता है वो है स्रोतों में अंतर, विरोधाभास और अस्पष्टता की पहचान करना। जो इतिहासकार है ये देखता है कि अलग अलग लोगों ने जो भी लिखा है किसी भी घटना को लेकर, किसी भी इवेंट को लेकर, उसमें क्या क्या सिमिलैरिटीज़ हैं एंड क्या क्या डिफरेंसेस हैं, ठीक है। कई बार क्या होता है, एक ही घटना को लेकर हिस्टोरियंस को बहुत सारे टेक्स्ट मिलते हैं, ठीक है। अब वो जो टेक्स्ट होते हैं वो अलग अलग लोगों ने लिखे होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, बहुत ईजी एग्ज़ाम्पल देती हूँ मैं आपको। औरंगज़ेब है, ठीक है। जो मुग़ल शासक औरंगज़ेब था उसने हिंदुओं पर बहुत ज़्यादा अत्याचार किए, आप सभी जानते हैं। अब लेकिन उसके दरबार में जो लोग थे, जो हिस्ट्री राइटर थे, जो कि उसके शासनकाल की जानकारी लिखते थे, हर राजा क्या करता था उस टाइम पे, अपने दरबार में कुछ लोगों को रखता था जो कि लेखन करते थे। राजा के जो शासन है उसको ग्लोरीफाई करके दिखाते थे कि राजा कितना दैवीय है, राजा ने कितने अच्छे काम किए, क्या क्या उसने अच्छी चीज़ें की। तो वो अच्छी चीज़ें लिखवाते थे अपने इतिहास में, ताकि उनकी आगे आने वाली पीढ़ी उसको पढ़े और प्रेरित हो। तो ऐसे औरंगज़ेब ने भी किसी ना किसी को तो रखा होगा अपने दरबार में इतिहास लेखन के लिए। तो जो व्यक्ति इतिहास लिखता होगा औरंगज़ेब के दरबार में, वो तो ऑफ कोर्स उसके शासन को अच्छा ही बताता होगा कि औरंगज़ेब बहुत अच्छा शासक है, बहुत दयालु है एंड ऑल दिस, ठीक है। लेकिन उसने जो गलत काम किए, जो उसने मंदिरों को नुकसान पहुंचाया या हिंदुओं के साथ गलत किया, कुछ ऐसे लोग होंगे जिन्होंने उसकी रियलिटी लिखी होगी, ठीक है। जो उससे डरते नहीं होंगे, उन्होंने वो रियलिटी लिखी होगी उसकी। तो वो भी एक सोर्स है एंड वो भी एक सोर्स है जो कि उसके कोर्ट पोइट ने लिखा था, मतलब कि दरबार के कवि ने या लेखक ने लिखा था, वो भी एक स्रोत है। तो इतिहासकार जो है, जब उसको ये दोनों स्रोत मिलते हैं तो वो ये देखता है कि दोनों में सिमिलैरिटी क्या है। सिमिलैरिटी हो सकती है कि औरंगजेब का शासनकाल कब से कब तक था, कहाँ कहाँ पे उसका शासन फैला हुआ था, ठीक है, उसके परिवार में कौन कौन थे, ये दोनों ने सेम लिखा होगा। जो कोर्ट पोइट है उसने भी सेम लिखा होगा, जो दूसरे व्यक्ति है उसने भी यही लिखा होगा, ठीक है। लेकिन डिफरेंस कहाँ पे आता है, औरंगज़ेब के बिहेवियर में। जो कोर्ट पोइट है वो तो उसका बिहेवियर बहुत अच्छा बताएगा क्योंकि वो उसके दरबार में काम करने वाला है एंड उसको इसके लिए पैसे मिलेंगे, मुद्राएं मिलेगी। लेकिन जिसने फेस किया है उसके टॉर्चर को, वो तो रियलिटी लिखेगा, ठीक है। तो कॉमन पीपल जब वो तो रियलिटी ही लिखेंगे, वास्तविकता ही लिखेंगे। तो इस तरीके से इतिहासकारों को भी एक घटना को लेकर या एक व्यक्ति को लेकर इतिहास में अलग अलग स्रोत मिलते हैं, अलग अलग लेखकों के द्वारा लिखित। अब वो जो स्रोत होते हैं, ये इतिहासकार का काम है कि वो क्या करते हैं, इन स्रोतों में अंतर करता है। वो देखता है, पहले सारे स्रोतों को कलेक्ट करेगा, ठीक है, फिर उन स्रोतों का तुलनात्मक अध्ययन करेगा, फिर देखेगा कि इन स्रोतों में क्या अंतर है, क्या विरोधाभास है। विरोधाभास भी होता है, कुछ लोग बोलेंगे कि औरंगजेब ने ये काम करवाया, कुछ लोग बोलेंगे उसने ये काम नहीं करवाया, ठीक है। सेम कुछ लोग बोलते हैं कि अकबर जो था वो अच्छा शासक था, वो सभी धर्मों को समानता देता था। लेकिन कुछ लोग होंगे जो कि अकबर को भी क्रिटिसाइज़ करते होंगे, ठीक है। तो विरोधाभास भी मिलता है। तो इतिहास का यही देखता है कि किन लेखकों की लेखन में विरोधाभास है, किसने एक इवेंट को लेकर क्या चीज़ बोली है जो कि दूसरे से अलग है, ठीक है। और स्पष्टता की भी ये पहचान करते हैं। नेक्स्ट आता है निष्पक्ष आलोचनात्मक दृष्टि। इतिहासकार जब वो निष्पक्ष रहता है, जब वो पढ़ता है तो वो निष्पक्ष होकर पढ़ता है। जब वो किसी भी ऐतिहासिक स्रोत का अध्ययन करता है तो वो निष्पक्ष होकर देखता है, अध्ययन करता है और फिर उसकी तुलना करता है कि हाँ ये सही होगा या ये गलत होगा, ठीक है। तो निष्पक्ष आलोचनात्मक दृष्टि होती है इतिहासकार की, इसी से वो इतिहास की व्याख्या करता है, ठीक है। राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक संदर्भों की पहचान। अब इतिहासकार जो है उसको एक एस्पेक्ट नहीं देखना होता, एक पहलू नहीं देखना होता, उसको अलग अलग पहलुओं पर अपना ध्यान देना होता है, जैसे राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक
सांस्कृतिक, इन सभी संदर्भों में वो इतिहास को जानने का प्रयास करता है। जैसे वो अगर किसी व्यक्ति के शासन काल का अध्ययन कर रहे हैं, मान लीजिए वो मुग़ल शासन काल का अध्ययन कर रहे हैं, मुग़ल साम्राज्य का जो शासन काल था भारत में, तो वो ये जो अध्ययन करेगा ये वो अलग अलग एस्पेक्ट्स में करेगा, अलग अलग संदर्भों में करेगा, चाहे वो राजनीतिक संदर्भ हो, आर्थिक संदर्भ हो, सामाजिक, सांस्कृतिक, ठीक है, अलग अलग पहलुओं में, अलग अलग संदर्भों में वो इनका अध्ययन करता है। ठीक है, प्रमाणों के आधार पर फिर वो तार्किक निष्कर्ष निकालता है, मतलब कि प्रमाण के आधार पे, एविडेंस के आधार पे वो बताता है, ठीक है, कि क्या होना चाहिए क्या नहीं। जो भी स्रोत मिलते हैं इतिहासकार को वो एक तरीके से प्रमाण का ही काम करते हैं। ठीक है, क्या होते हैं वो प्रमाण ही होते हैं, एंड वो जो प्रमाण होते हैं उसी का उपयोग करके वो हिस्ट्री को रिकन्स्ट्रक्ट करता है। ठीक है, इतिहासकार की कारीगरी एक प्रकार की वैज्ञानिक प्रक्रिया है एंड ये रचनात्मक कला भी है। वैज्ञानिक प्रक्रिया इसलिए क्योंकि वो फैक्ट्स को पढ़ता है, फैक्ट्स को एनालाइज करता है। अब जैसे मुग़ल शासन की स्थापना कब हुई थी, कौन से सन में हुई थी, ये फैक्ट, किसने की थी, ये भी एक फैक्ट। ठीक है, तो हिस्ट्री में फैक्ट होते हैं। ठीक है, क्योंकि हिस्ट्री में फैक्ट भी होते हैं तो इसलिए ये एक वैज्ञानिक कला है। एंड कई बार हमको हिस्ट्री पूरी नहीं मिलती, जैसे अकबर जो है उसकी जो मृत्यु थी वो कैसे हुई, क्या स्थितियाँ बनी थी जो उसकी मृत्यु हुई, ठीक है, या उसका जो जन्म था वो कहाँ पर हुआ, तो कई बार ये पूरी जानकारी नहीं मिल पाती। कई बार स्रोत जो है वो नष्ट हो जाते हैं जिसकी वजह से पूरी जानकारी नहीं मिलती, या कई बार जो भी लिखा हुआ है वो अच्छे से समझ में नहीं आता। ठीक है, तो इसलिए इतिहासकार को अपनी इमेजिनेशन का यूज़ करना पड़ता है। तो इसलिए एक रचनात्मक कला भी है, दोनों का संयोजन है। ठीक है, इतिहासकार जो है वो रचनात्मकता का भी उपयोग करता है और वैज्ञानिक तार्किक क्षमता का भी। ठीक है, इतिहास को लिखने में आइए अब देखते हैं स्रोतों का निर्माण कैसे होता है, हाउ सोर्सेज आर कंस्ट्रक्टेड। अब जो स्रोत है ये मिले हुए नहीं होते बल्कि कई बार बनाए जाते हैं। ठीक है, अब बहुत सारी ऐसी ऐतिहासिक घटनाएं हैं जिनके स्रोत अवेलेबल है ही नहीं, एंड अगर अवेलेबल भी है तो उनको अच्छे से पढ़ा नहीं गया है। अगर लिखित स्रोत है तो वो पढ़े नहीं गए हैं। जैसे सबसे अच्छा एग्जाम्पल है हड़प्पा सभ्यता का, जिसे सिंधु घाटी सभ्यता भी कहा जाता है। इसको लेकर कुछ स्रोत मिले हैं, लिखित स्रोत मिले हैं, लेकिन वो जो लिखित स्रोत है वो अभी तक पढ़े नहीं गए हैं, कोई भी उसको पढ़ नहीं पाया है। ठीक है, क्योंकि उसकी लिपि ही किसी को समझ में नहीं आ गई। तो उसके बारे में जो कुछ भी पता लगाया है वो पता लगाया है पुरातात्विक अवशेषों से। ठीक है, लेकिन जो अभिलेख हैं, पांडुलिपि हैं, ये सब उस टाइम की जो मिली है वो पढ़ी नहीं गई है किसी के भी द्वारा। ठीक है, जो स्क्रिप्ट मिली है वो पढ़ी नहीं गई है। तो कुछ स्रोत होते हैं जो कि मिले हुए नहीं होते बल्कि उनको बनाना पड़ता है। अब कैसे बनाए जाते हैं, इतिहासकार जो है कई बार क्या करता है, बहुत ही कम स्रोत होता है उसके पास, एंड फिर वो उन्हीं स्रोतों का उपयोग करके इतिहास को लिखता है। ठीक है, इतिहास की व्याख्या करता है। इतिहासकार सिर्फ उपलब्ध स्रोतों को पढ़ता नहीं है बल्कि वो उनको संगठित करता है। जितने भी स्रोत होते हैं उनको पहले संगठित करता है एक जगह पर, फिर उनकी व्याख्या करता है, सोचता है कि ये क्या होगा, ये क्या होगा। ठीक है, ये जो चीज़ मिली है, मान लीजिए सिक्के मिले हैं तो ये सिक्के किस धातु से बने हुए हैं ये देखेगा। ठीक है, फिर ये देखेगा कि ये सिक्के जो है इन पे चित्र कौन से बने हुए हैं। ठीक है, ऐसे ही अगर बर्तन मिले हैं तो देखेगा कि बर्तन किस डिज़ाइन के बनाए गए हैं। ठीक है, अगर जेवर मिले हैं, गहने मिले हैं तो देखेगा कि गहने जो है वो कैसे बनाए गए हैं। ठीक है, तो शीशा मिला है, जैसे हड़प्पा सभ्यता की खोज में शीशा मिला है, काली चूड़ियाँ भी मिली है। ठीक है, तो इन सब से इतिहास का पता लगाता है कि इतिहास में क्या हुआ होगा। ठीक है, तो वो संगठित करता है स्रोतों को, फिर उनकी व्याख्या करता है, फिर उनके बीच संबंध बनाता है, एंड इतिहास के स्रोत के रूप में फिर उसको निर्मित करता है। ठीक है, तो इस तरीके से इतिहास का स्रोतों का कंस्ट्रक्शन करता है। सबसे पहले वो स्रोतों का चयन करता है। सबसे पहले इतिहासकार तय करता है कि कौन सा प्रमाण आवश्यक है, कौन सा नहीं। अब स्रोत तो बहुत सारे मिलते हैं कई बार, ठीक है, लेकिन सारे स्रोत काम के नहीं होते। जैसे हड़प्पा सभ्यता की जो स्क्रिप्ट मिली है वो पढ़ी नहीं गई है तो किस काम की, जब कोई उसे पढ़ ही नहीं पाया, उसकी लिपि समझ में नहीं आ रही है। ठीक है, तो
सबसे पहले इतिहासकार ये देखता है कि कौन सा स्रोत जो है वो काम का है, ठीक है, एंड कौन सा आवश्यक है, ठीक है। उदाहरण के लिए मुगल काल के इतिहास में अबुल फजल को प्राथमिक स्रोत मानना और लोक कथाओं को द्वितीयक मानना, ठीक है। अब मुगल काल के दौरान, जब मुगल काल था, तो उस टाइम पे लिखे हुए बहुत सारे स्रोत मिले हैं। कुछ स्रोत है जो कि अबुल फजल के द्वारा लिखे हुए हैं, कुछ लेख है जो कि अबुल फजल ने लिखे हैं। अब आपको पता है अबुल फजल अकबर के दरबार में काम करता था, ठीक है। एंड कुछ स्रोत है जो कि लोगों ने लिखे हैं, कुछ टेक्स्ट ऐसे मिले हैं जो कि किसने लिखे हैं, आम जनता ने, वहाँ के लोगों ने, जो कि लोक कथाओं के रूप में अवेलेबल हैं, उपलब्ध हैं। अब हिस्टोरियन जो है, कुछ हिस्टोरियंस है वो मानते हैं कि सिर्फ अबुल फजल के जो टेक्स्ट है वो ही वैलिड है, जो लोगों ने लिखा है वो सिर्फ द्वितीयक स्रोत हैं। तो कुछ लोग लोगों के लिखे स्रोतों को द्वितीयक स्रोत मान रहे हैं, जबकि लोग भी तो उस टाइम पर रहते थे, लोगों ने तो आई विटनेस किया है, मतलब कि आंखों से देखा है उस शासन काल को, ठीक है। तो उसको हम द्वितीयक स्रोत कैसे मान सकते हैं अगर वो उसी टाइम पर लिखे गए थे तो, ठीक है। हाँ, अगर उस घटना के बहुत टाइम बाद प्राथमिक स्रोतों का अध्ययन करके लिखे गए होते तो वो द्वितीयक स्रोत होते हैं, लेकिन अगर उसी टाइम पर लिखे गए हैं तो वो द्वितीयक स्रोत नहीं हो सकते, ठीक है। तो इस तरीके से कुछ इतिहासकार हैं जो कि मानते हैं कि लोक कथाएँ द्वितीयक स्रोत हैं, ठीक है। तो अलग अलग लोगों की अलग अलग विचारधारा है। अब इतिहासकार पहले स्रोतों का चयन करते हैं कि उसको कैसे, कौन से स्रोतों का अध्ययन करके हिस्ट्री को रिकन्स्ट्रक्ट करना है, पहले वो ये डिसाइड करता है। फिर वो स्रोतों की आलोचना करता है। स्रोतों की आलोचना दो तरीके की होती है, बाहरी आलोचना और आंतरिक आलोचना, ठीक है। जो भी स्रोत होते हैं दो तरीके की आलोचना उनकी होती है, ठीक है। बाहरी आलोचना, कोई भी ऐसा स्रोत नहीं है जिसकी कोई आलोचना ना करे, हर स्रोत की आलोचना होती रहती है। बाहरी आलोचना वो होती है जब लोग इस बेसिस पर क्रिटिसाइज करें कि ये स्रोत असली है या नकली। कुछ लोग बोलते हैं कि ये स्रोत असली है, कुछ लोग बोलते हैं नकली है, हर व्यक्ति की अलग विचारधारा है। तो जब कोई किसी स्रोत को नकली बताता है तो वो बाहरी आलोचना हो गई, ठीक है। आंतरिक आलोचना क्या होती है, मान लीजिए कोई बोल रहा है कि स्रोत में ये जो चीज़ लिखी हुई है, इस लेख में ये जो चीज़ लिखी हुई है, सभी लेख में जो चीज़ लिखी हुई है वो गलत है, ठीक है, वो गलत इन्फॉर्मेशन है, रॉन्ग इन्फॉर्मेशन है, तो वो हो जाएगी आंतरिक आलोचना, ठीक है। मतलब अगर हम स्रोत को नकली बता रहे हैं तो वो बाहरी आलोचना हो जाएगी। अगर हम ये बोल रहे हैं कि स्रोत में जो संदेश दिया गया है, जो लेख है उसमें जो संदेश दिया गया है वो गलत है, तो वो आंतरिक आलोचना हो जाएगी, ठीक है। तो इतिहासकार जो वो स्रोतों की आलोचना भी करता है, वो पहले स्रोतों को देखता है, एनालाइज करता है, उनका विश्लेषण करता है, फिर बताता है कि स्रोत असली है या नकली, एंड स्रोत में जो संदेश दिया गया है वो सही है या गलत। तो आलोचना करने का काम भी इतिहासकार का होता है, ठीक है। इस तरीके से इतिहासकार स्रोतों की आलोचना करता है, फिर स्रोतों का वर्गीकरण करता है, ये बोलता है कि स्रोत जो है वो कौन से समूह में आता है। जो स्रोत है वो पुरातात्विक है या साहित्यिक है। साहित्यिक स्रोत होते हैं अभिलेख, पांडुलिपियाँ जो रिटन होते हैं, जिनको पढ़ सकते हैं, ठीक है, वो होते हैं साहित्यिक स्रोत, जिनको हाथों से लिखा जाता है, अक्षर होते हैं, उनकी कोई लिपि होती है, ठीक है। पुरातात्विक स्रोत क्या होते हैं, पुरातात्विक स्रोत जैसे इमारतें जो कि दब गई मिट्टी में, ठीक है, किला, ये जो पुराने पुराने किले होते थे, ठीक है, एंड बर्तन, ठीक है, सिक्के, ये सारे जो स्रोत होते हैं ये होते हैं पुरातात्विक स्रोत। फिर होते हैं दृश्य स्रोत, ठीक है, जिनको हम देख सकते हैं, जैसे चित्रकला, जैसे अजंता की गुफा में हमें चित्र देखने को मिलते हैं, अजंता एंड एलोरा केव जो है वहाँ भी हमें चित्र देखने को मिलते हैं। तो वो चित्र क्या है, वो है दृश्य स्रोत, उनको हम देख कर पता लगा सकते हैं कि क्या चीज़ ये दिखा रही है, ठीक है। मौखिक स्रोत होते हैं जो कि, अब मौखिक स्रोत बहुत कम अवेलेबल होते हैं। मौखिक स्रोत का मतलब क्या है, मान लीजिए आपको ये पता लगाना है कि भारत जब आज़ाद हुआ था 1947 में, उस टाइम पर कोई आई विटनेस आपको मिल जाए, कोई ऐसा व्यक्ति जो कि उस टाइम पर था और आज भी जिंदा है, एंड आप उससे बात करिए, फिर पूछिए कि कैसा अनुभव था जब भारत आज़ाद हुआ, कैसे भारत आज़ाद हुआ। अगर आप उससे पूछ रहे हैं तो वो आपको जो मौखिक रूप से जानकारी देगा वो होगा मौखिक स्रोत। लेकिन मौखिक स्रोत जो है वो काफ़ी मुश्किल होता है। अगर आप बहुत प्राचीन समय के बारे में जानना चाहते हैं तो उसका मौखिक स्रोत आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। अगर हाल ही की घटना है तो आपको मिल जाएगा स्रोत, ठीक है। तो
मौखिक स्रोत आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब बहुत ही कम लोग होंगे जो कि 1947 में उस टाइम मौजूद होंगे एंड आज भी जिंदा होंगे कि आप उनसे पूछ पाए कि आज़ादी कैसे मिली थी भारत को, ठीक है। तो लेकिन अगर आपको ये पूछना है कि जो राम मंदिर का निर्माण हुआ था वो कैसे हुआ, तो आपको मौखिक स्रोत बहुत मिल जाएंगे, हज़ारों मौखिक स्रोत मिल जाएंगे, ठीक है। तो मौखिक स्रोत मतलब कि जब कोई आपको खुद किसी इवेंट की जानकारी दे, किसी पास्ट इवेंट की जानकारी, ठीक है, तो वो मौखिक स्रोत में आता है। आर्थिक और प्रशासनिक दस्तावेज होते हैं, जैसे राजा महाराजा जो भी होते थे वो दस्तावेज लिखवाते थे अपने दरबार के लेखकों से, ठीक है। दस्तावेज़ों में वो प्रशासन की जानकारी देते थे, आर्थिक जानकारी देते थे, ठीक है। तो इस तरीके से स्रोतों का वर्गीकरण इतिहासकार करता है कि ये जो स्रोत है ये मौखिक स्रोत है या पुरातात्विक स्रोत है या साहित्यिक स्रोत है, ठीक है। नेक्स्ट आता है संदर्भ निर्माण। कोई भी स्रोत अपने आप में अधूरा होता है, इतिहासकार उसकी पृष्ठभूमि समझकर ही उसे इतिहास का स्रोत बनाता है, ठीक है। तो संदर्भ का निर्माण भी कौन करता है? इतिहासकार। इतिहासकार पहले स्रोतों का अध्ययन करेगा, विश्लेषण करेगा, फिर उसकी पृष्ठभूमि समझेगा कि ये जो स्रोत है इसका इतिहास क्या है। उदाहरण के लिए अगर सिक्के मिले हैं तो ये सिक्के किसने जारी किए थे, किसने सिक्के बनाए, किस धातु के सिक्के बने हैं, कौन से राजा के शासनकाल में जारी हुए थे, ठीक है। ये सब इतिहासकार बताएगा, खुद जानेगा फिर दूसरों को बताएगा। तो इस तरीके से इतिहास का जो पृष्ठभूमि समझकर, उस स्रोत की पृष्ठभूमि को समझकर दूसरे लोगों को बताता है एंड इस तरीके से वो इतिहास का स्रोत बनाता है, ठीक है। व्याख्या करता है, जो स्रोत मिला है उसका अर्थ क्या है, वो जो स्रोत है वो हमें क्या बता रहा है, ये व्याख्या देता है कौन? इतिहासकार, ठीक है। तो ये काम भी इतिहासकार का होता है। आइए अब नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है ऐतिहासिक कल्पना और पक्षपात। अब इतिहासकार जो है उसको कभी कभी अपनी कल्पना का उपयोग भी करना पड़ता है। इतिहास हमेशा पूरी तरीके से संपूर्ण प्रमाणों के साथ उपलब्ध नहीं होता, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया। स्रोत जो है वो नष्ट हो जाते हैं। मान लीजिए अभिलेख है या पांडुलिपि है, मान लीजिए पांडुलिपि है जो कि पत्तों पर लिखी गई है, ठीक है। तो कितने टाइम तक कोई संभाल के रखेगा? एक टाइम आएगा वो नष्ट हो जाएगी, ठीक है। ऐसे ही मान लीजिए पुराने बर्तन हैं, वो किसी ने संभाल कर रखे, कितने टाइम तक वो रहेंगे? एक टाइम आएगा जब वो खो जाएंगे या फिर नष्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से जो स्रोत है वो हमेशा नहीं रहते, उनमें कुछ ना कुछ अपूर्णता आ जाती है समय के साथ। वो पूरी तरीके से भी नष्ट नहीं होते, बस कुछ अपूर्णता आ जाती है, ठीक है। जैसे पहले क्या होता था, ताम्र पत्तों पर लिखा जाता था, ठीक है। एंड कई बार अभिलेख भी मिले हैं जो कि चट्टानों पर लिखे जाते थे। तो वो चट्टानों पर लिख देते थे, कुछ टाइम बाद हो सकता है कुछ टाइम बाद वो थोड़ा बहुत जो लिखा हुआ था वो मिट जाए, ठीक है। थोड़ी इन्फॉर्मेशन लिखी आ जाए, थोड़ी इन्फॉर्मेशन मिट जाए, तो अपूर्णता आ गई। तो इस तरीके से क्या होता है, इतिहास में जो स्रोत मिलते हैं उनमें कुछ टाइम बाद कुछ अपूर्णता आ जाती है, ठीक है। वो पूरी तरीके से संपूर्ण प्रमाणों के साथ हमेशा उपलब्ध नहीं हो पाता। कई बार स्रोत अपूर्ण होते हैं, इसलिए इतिहासकार को अपने ज्ञान, अपने अनुभव, अपनी सामाजिक परिस्थिति की समझ का उपयोग करके घटनाओं को समझना होता है, ठीक है। एंड इतिहासकार खुद इमेजिनेशन बनाता है कि क्या घटना घटित हुई होगी, एक्चुअल में क्या हुआ होगा, ठीक है। इसी को बोलते हैं हिस्टोरिकल इमेजिनेशन, ठीक है। यह कल्पना तथ्य आधारित होती है, काव्यात्मक नहीं होती। अब ऐसा नहीं है कि वो कोई भी मनगढ़ंत कहानी बना दे इतिहास का, नहीं, वो वही कल्पना करेगा जो एक्चुअल में हो सकता है, जिसकी संभावना है, ठीक है। जैसे जो हड़प्पा सभ्यता है इसका पतन कैसे हुआ, ठीक है, इसके बारे में कोई भी स्रोत नहीं मिला है पूरा जो अच्छे से बता सके, संपूर्ण प्रमाण के साथ ये बता सके कि इसलिए हड़प्पा सभ्यता का अंत हुआ था। ऐसा कोई संपूर्ण प्रमाण वाला स्रोत नहीं मिला है, ठीक है। तो इतिहास का जो है उसको जो थोड़े बहुत स्रोत मिले हैं उससे वो इमेजिनेशन कर सकता है कि हाँ इसलिए अंत हुआ होगा, ठीक है। जैसे मोहनजोदड़ो में
जो हड़प्पा की एक साइट थी मोहनजोदड़ो, वहाँ पे बहुत सारे लोगों के कंकाल मिले हैं। ठीक है, तो इससे कुछ लोगों ने, कुछ इतिहासकारों ने ये कल्पना की कि हाँ किसी का आक्रमण हुआ होगा। ठीक है, आर्यनों का आक्रमण हुआ होगा हड़प्पा के लोगों के ऊपर, एंड फिर इसलिए हड़प्पा सभ्यता का अंत हुआ। ठीक है, तो इस तरीके से जो स्रोत मिलते हैं उनसे इतिहासकार अपने ज्ञान, अपने अनुभव के आधार पर कल्पना करता है। ठीक है, एंड कल्पना करके वो तथ्य आधारित कल्पना करता है, मतलब कि जो एक्चुअल में हो सकता है वैसी कल्पना करता है। ठीक है, एंड फिर वो इतिहास को अपने शब्दों में लिखकर व्याख्या करता है। ठीक है, उदाहरण देखिए, सिंधु सभ्यता में शासन व्यवस्था कैसी होगी या फिर कैसी थी, इसके भी स्रोत नहीं मिले हैं, तो इसलिए इतिहासकार तुलना, पुरातत्व और अन्य सभ्यताओं के आधार पर कल्पना करके ये बताता है कि हड़प्पा सभ्यता में कैसी शासन व्यवस्था होगी। ठीक है, अब जैसे हड़प्पा सभ्यता में शासन कौन करता था, कोई राजा था या नहीं, इसकी कोई डिटेल नहीं मिली है, कोई स्रोत भी नहीं मिला है। लेकिन हड़प्पा सभ्यता के अवशेषों में एक मूर्ति मिली है। ठीक है, जिसको कहा जा रहा है कि प्रिस्ट किंग था, क्योंकि उसकी अपीयरेंस प्रिस्ट के जैसी है, लेकिन उसकी मूर्ति ऐसी है कि कोई राजा हो। ठीक है, तो इसलिए उसको प्रिस्ट किंग का नाम दे दिया, एंड ये कहा है कि हाँ कोई प्रिस्ट किंग होगा जो कि हड़प्पा सभ्यता में शासन करता होगा। ठीक है, तो इस तरीके से इतिहासकार क्या करते हैं, जो स्रोत उपलब्ध है उनके आधार पर अपनी कल्पना का उपयोग करके इतिहास को अपने शब्दों में बताते हैं, उनकी व्याख्या करते हैं। ठीक है, बायसनेस भी होती है, हर स्रोत, हर इतिहासकार में कुछ ना कुछ पक्षपात हो सकता है। अब स्रोतों में बायसनेस कैसे आती है, जैसे कई बार लेखक अपनी राजनीतिक निष्ठा का उपयोग करता है। ठीक है, जिससे बायसनेस आ जाती है। अब जैसे कि मैंने आपको बताया, मान लीजिए कोई व्यक्ति है। ठीक है, मान लीजिए अकबर है, उसके दरबार में जो लोग हैं वो उनको काम देता है कि उसको उसके शासनकाल के बारे में लिखना है, तो कॉमन सेंस है कि वो लोग अच्छा ही लिखेंगे। ठीक है, क्योंकि वो राजनीतिक रूप से निष्ठा है, राजनीति के प्रति उनके मन में निष्ठा है। ठीक है, तो ऐसा ही होता है, अगर व्यक्ति के मन में निष्ठा है तो वो अच्छी चीज़ें ही लिखेगा, तो इससे क्या आ जाएगी, बायसनेस आ जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से स्रोतों में बायसनेस आती है। अकबर जो है उसने मान लीजिए किसी को इतिहास लिखने का काम दिया, तो वो व्यक्ति जो है वो अच्छी चीज़ें लिखेगा, बुरी चीज़ें जो होगी अकबर की वो नहीं लिखेगा, किसने इस पर अत्याचार किया या इस व्यक्ति को नुकसान पहुंचाया या इसको सज़ा दी, वो ऐसी चीज़ें नहीं लिखेगा, वो अच्छी चीज़ें लिखेगा कि अकबर ने जजिया कर माफ़ कर दिया। ठीक है, हिंदू कर हटा दिया एंड ऑल दिस। ठीक है, तो वो क्यों होगा, वो इसलिए होगा क्योंकि राजनीतिक निष्ठा है उस व्यक्ति में कि वो राजनीति के प्रति गलत नहीं लिखेगा। ठीक है, तो इस तरीके से इससे क्या हो गया, बायसनेस तो आ गई ना, उसने जो नेगेटिव पॉइंट था वो तो बताया ही नहीं, एंड नेगेटिव पॉइंट को भी उसने पॉजिटिव करके दिखा दिया। ठीक है, तो इससे बायसनेस आ गई। ऐसे स्रोतों में बायसनेस आती है, पक्षपात आता है। ऐसे धर्म या संस्कृति के प्रति झुकाव, हर व्यक्ति अपने धर्म के बारे में तो अच्छा ही लिखेगा। ठीक है, अपने धर्म के बारे में तो अच्छा ही बताएगा दूसरों को, क्योंकि अपने धर्म के प्रति उसका झुकाव होता है। राजाओं का महिमा मंडन, जैसे मैंने ऊपर आपको बताया, अकबर या कोई और राजा है, वो अपने दरबार में जिसको हिस्ट्री लिखने का काम देगा तो उसको यही बोलेगा ना कि मेरी तारीफ़ करो, मेरी तारीफ़ में कुछ लिखो, ताकि मेरी आने वाली पीढ़ी को खुशी हो पढ़कर, उनको प्रेरणा मिले। ठीक है, तो राजाओं का महिमा मंडन ये भी बायसनेस से भरा होता था, इसमें भी खूब पक्षपात होता था। ठीक है, क्योंकि राजा की अच्छी बातें ही बताई जाती थी, वो भी झूठ झूठ लिखी जाती थी, जो गुण राजा में नहीं है वो गुण भी उसमें डाल दिए जाते थे। ठीक है, राजा का झूठा महिमा मंडन करने के लिए, तो इससे भी स्रोतों में बायसनेस आती थी। अपनी जाति या समुदाय का पक्ष लेना, युद्ध वर्णन में बढ़ा चढ़ा कर लिखना। ठीक है, अब युद्ध वर्णन जो है राजा महाराजा बहुत बढ़ा चढ़ा कर करवाते थे। ठीक है, दुश्मन की सेना में अगर 5,000 सिपाही थे तो वो बता देते थे कि दुश्मन की सेना में 50,000 सिपाही थे, तो इस तरीके से वो युद्ध का वर्णन करते थे, ताकि उनके आगे आने वाली पीढ़ी को जो उनके इतिहास को पढ़े उनको जानकर हैरानी हो, उनके मन में उसके प्रति सम्मान बढ़े। ठीक है, एंड प्रेरणा मिले उनको, तो इसलिए वो बढ़ा चढ़ा कर लिखवाते थे। मान लीजिए युद्ध में राजा ने
दूसरे देश के राजा को हराया हो, ठीक है, एंड उस युद्ध में दूसरे देश के, दुश्मन देश के 5,000 सैनिक मरे हो, तो वो बोलते थे कि 50,000 सैनिक मरे, ठीक है, दूसरे देश के राजा के। तो इस तरीके से वो बढ़ा चढ़ा कर बताते थे। मान लीजिए एक शहर कब्जा किया राजा ने, तो वो बोलता था कि 10 शहर कब्जा किए, ठीक है। इस तरीके से एक चीज़ को डबल करके, ट्रिपल करके, 10 गुना करके वो दिखाते थे, ठीक है, बढ़ा चढ़ा कर लिखते थे। विदेशी यात्रियों का स्थानीय समाज को गलत समझना, ठीक है, ये भी एक बायसनेस का ही एग्जाम्पल है। आइए अब देखते हैं इतिहासकारों में बायसनेस कैसे आती है। अब ऊपर हमने पढ़ी थी स्रोतों में बायसनेस, स्रोतों में पक्षपात कैसे आते हैं, ठीक है। अब पढ़ते हैं इतिहासकारों में पक्षपात कब आता है। तो इतिहासकार जो है, अगर उनकी वैचारिक सोच किसी विशेष आइडियोलॉजी से रिलेटेड है, विचारधारा से संबंधित है, जैसे मार्क्सिस्ट, नेशनलिस्ट, कॉलोनियल, फेमिनिस्ट, ठीक है, तो उनकी वैचारिक सोच से भी बायसनेस आती है। मान लीजिए कोई व्यक्ति है, उसको पूंजीवाद बिल्कुल पसंद नहीं है, पूंजीवाद की विचारधारा, क्योंकि वो मार्क्सिज्म में बिलीव करता है, सोशलिज्म में बिलीव करता है, तो वो पूंजीवाद का नेगेटिव जो है वही बताएगा, वो पूंजीवाद की बुराई ही करेगा, भलाई नहीं करेगा, क्योंकि उसको पूंजीवाद पसंद ही नहीं है, उसका निजी अनुभव है, उसकी वैचारिक सोच ये है कि उसको पूंजीवाद पसंद नहीं है, तो वो पूंजीवाद की बुराई ही करेगा, ठीक है। तो इससे बायसनेस आती है इतिहासकार में, उसके व्यक्तिगत अनुभव से, उसके सामाजिक और राजनीतिक सोच से, ठीक है। भाषा और अनुवाद की समस्या, उपलब्ध स्रोतों की कमी, ठीक है, स्रोत अगर बहुत कम अवेलेबल हैं तो भी इतिहासकार पक्षपात कर सकता है, ठीक है, क्योंकि वो सोचेगा कौन है जो मेरी पोल खोले कि मैंने गलत बताया है, ठीक है, तो उस टाइम भी इतिहास का बायसनेस कर सकता है। आइए देखते हैं बायसनेस को, पक्षपात को कम करने के तरीके। तो कैसे कम कर सकते हैं, विभिन्न स्रोतों की तुलना करके। मान लीजिए आपको अकबर के शासनकाल के बारे में जानना है, तो आप सिर्फ एक स्रोत पर रिलाई ना करें, बल्कि आप अलग अलग लेखकों के लिटरेचर को, साहित्य को पढ़ें, ठीक है, तब आपको पता चलेगा, एंड फिर आप उनके अलग अलग जो लेखक हैं उनके साहित्यों की तुलना करें, तो आपको पता चलेगा किसने सही लिखा है, किसने गलत। तो विभिन्न स्रोतों की तुलना करके, पुरातात्विक साहित्य को शिलालेख सभी का संयुक्त अध्ययन करके, ठीक है, आलोचनात्मक दृष्टिकोण रखना है, वस्तुनिष्ठता पर जोर देना है। वस्तुनिष्ठता मतलब कि जो इतिहास में घटित हुआ है वही लिखना, अपनी कल्पना को ज़रा भी उसमें ना डालना, ठीक है। अब हिस्ट्री लेखन दो तरीके का होता है, ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव में क्या होता है कि मान लीजिए जो भी इतिहास में घटना घटित हुई है आप सेम वही लिखेंगे, उसमें आप अपनी इमेजिनेशन को नहीं घुसाएंगे, उसमें आप अपनी कल्पना को नहीं घुसाएंगे, ये होती है ऑब्जेक्टिविटी। सब्जेक्टिविटी क्या होती है कि आप जो भी इतिहास में घटना घटित हुई उसमें आप अपने विचारों को डाल रहे हैं, साथ में अपने अनुभव के आधार पर आप इतिहास की व्याख्या कर रहे हैं, अपने विचार, अपने अनुभव, अपनी कल्पना को आप इतिहास लेखन में स्थान दे गए हैं, तो वो होगी सब्जेक्टिविटी। तो बायसनेस को कम करने का तरीका यही है कि हम ऑब्जेक्टिविटी को अपनाएं, ना कि सब्जेक्टिविटी को। अगर हम सब्जेक्टिविटी की तरफ गए तो हम बायसनेस करेंगे, ठीक है। इसके अलावा विविध दृष्टिकोणों का अध्ययन करना, ठीक है, अलग अलग दृष्टिकोणों का अध्ययन करना है। एक व्यक्ति ने एक इवेंट के बारे में क्या बताया है, सिर्फ इस पर रिलाय नहीं करना, आपको अलग अलग लोगों ने किसी एक इवेंट के बारे में, किसी एक ऐतिहासिक घटना के बारे में क्या बताया है, उन सब का अध्ययन करना है, तब आपको पता चलेगा कि किसने बायसनेस किया है, ठीक है, कौन सच बोल रहा है, कौन झूठ। आइए अब देखते हैं प्राथमिक स्रोतों का क्षेत्र और सीमाएं। प्राथमिक स्रोत जब बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये प्रत्यक्ष जानकारी देते हैं, घटना के सबसे निकट के प्रमाण होते हैं ये, मतलब कोई भी घटना घटित हुई उससे सबसे निकट कौन से स्रोत होते हैं, प्राथमिक स्रोत, क्योंकि प्राथमिक स्रोत उससे टाइम पर बने होते हैं जब वो घटना घटित हुई थी, ठीक है, जब वो घटना एक्चुअल में हुई थी, तो इसलिए ये प्रत्यक्ष जानकारी देते हैं, सही इन्फॉर्मेशन देते हैं, क्योंकि ये उन्हीं लोगों ने लिखी होती है या फिर ये उन्हीं लोगों ने क्रिएट किया होता है जो कि उस टाइम पर साक्षी थे, उस टाइम पर वो खुद अपनी आंखों से देख रहे थे सब कुछ होता हुआ, ठीक है, तो इसलिए प्रत्यक्ष जानकारी देते हैं। ऐतिहासिक तथ्यों को ये प्रामाणिकता के साथ पेश करते हैं, ठीक है,
ये प्रामाणिक होते हैं, रियल होते हैं। ठीक है। नई खोजों का आधार, हर नई ऐतिहासिक खोज प्राथमिक स्रोतों से ही निकलती है। जितनी भी ऐतिहासिक खोज हैं वो सारे प्राथमिक स्रोतों से निकलती हैं। आपको किसी भी ऐतिहासिक घटना की खोज करनी है तो आपको सबसे पहले प्राथमिक स्रोतों को ही ढूंढना होगा। द्वितीयक स्रोतों से आप अच्छे से इतिहास तक नहीं पहुंच सकते, क्योंकि द्वितीय स्रोत वो होते हैं जो कि उन लोगों के द्वारा लिखे जाते हैं जिन्होंने प्राथमिक स्रोतों का अध्ययन किया है। एंड द्वितीय स्रोत बहुत टाइम बाद लिखे जाते हैं घटना घटित होने के। ठीक है। तो द्वितीयक स्रोत में सब्जेक्टिविटी आपको मिलेगी, बायसनेस आपको मिलेगी। तो इसलिए अगर आप इतिहास की खोज करना चाहते हैं तो आपको प्राथमिक स्रोतों की तरफ ही जाना पड़ेगा। ठीक है। समाज, संस्कृति, अर्थव्यवस्था का वास्तविक चित्र देते हैं ये, कि उस टाइम का समाज कैसा था, संस्कृति कैसी थी, अर्थव्यवस्था कैसी थी। ठीक है। लोग क्या काम करते थे, कैसे लोग अपनी आजीविका चला रहे थे, राजनीतिक व्यवस्था कैसी थी, प्रशासन का विस्तृत वर्णन देते हैं ये। मानव जीवन की विविधता को समझने में भी मदद करते हैं। ठीक है। जैसे हमको पता चलता है प्राथमिक स्रोतों से हमें पता चल रहा है कि हड़प्पा की मोहरें कौन सी होती थी, हड़प्पा सभ्यता में कौन सी मोहरें यूज़ की जाती थी। अशोक के शिलालेख जो कि आज भी मौजूद हैं, सारनाथ में भी हम देखते हैं अशोक स्तंभ है। ठीक है। अकबरनामा बुक आज भी अवेलेबल हैं। सिक्के मिले हैं, पुराने सिक्के। काफ़ी लोग होते हैं जिनको सिक्के इकट्ठे करके रखने का शौक़ होता है। उनके पास इंडिया में जो पहले पैसे यूज़ होते थे, 25 पैसे, 50 पैसे, वो भी मिल जाएंगे। तो सिक्के जो है कुछ लोग संजो कर रखते हैं, तो वो जो सिक्के हैं वो आगे चलकर क्या बन जाते हैं, इतिहास बन जाते हैं, ऐतिहासिक स्रोत बन जाते हैं। ठीक है। मंदिर, ये सब सीधे सीधे तथ्यों से जोड़ते हैं। आज भी आप देखते हैं इतने 5000 साल पुराने मंदिर आपको देखने को मिलेंगे। वहाँ पे कितनी लाइन लगती है लोगों की दर्शन करने के लिए। तो ये भी प्राथमिक स्रोत ही है, क्योंकि ये मंदिर उसी टाइम बने थे जिस टाइम वो राजा था जिसने वो मंदिर बनवाया था। ठीक है। तो ये सब प्राथमिक स्रोतों में आते हैं। एंड प्राथमिक स्रोतों का ये फ़ायदा है, ये आप प्राथमिक स्रोतों के स्कोप में, प्राइमरी सोर्सेज के स्कोप में बता देंगे। ठीक है। आइए अब नेक्स्ट देखते हैं लिमिटेशन ऑफ प्राइमरी सोर्सेज। प्राथमिक स्रोतों की कमियां क्या हैं। तो इनमें अपूर्णता हो सकती है, सभी घटनाओं का रिकॉर्ड नहीं मिलता, कई प्राथमिक स्रोत है जो कि समय के साथ नष्ट हो जाते हैं। हर चीज़ नष्ट होती रहती है, आपको पता ही है, कभी बाढ़ आ गई, कभी प्राकृतिक आपदा आ गई, तो हर चीज़ नष्ट होती रहती है, अपूर्णता आ जाती है। ठीक है। दूसरा है बायसनेस। राजाओं के द्वारा लिखवाए गए शिलालेख अक्सर उनकी महानता दिखाते थे, जो गुण उनमें नहीं होते थे वो भी गुण उनमें बताए जाते थे उन शिलालेखों में। ठीक है। तो बायसनेस देखने को मिलती है हमें। भाषिक कठिनाइयाँ, प्राथमिक स्रोत जो है इनकी भाषा बहुत कठिन होती थी, क्योंकि ये ऐसी भाषाओं में लिखे होते थे जिनकी लिपि भी बिल्कुल, कई भाषाएं जो है जो कि पढ़ी नहीं गई हैं। जैसे हड़प्पा सभ्यता की जो लिपि है, जो स्क्रिप्ट है, वो पढ़ी नहीं गई है क्योंकि उसकी लिपि समझ में नहीं आ गई। ठीक है। तो ऐसे भाषिक कठिनाइयाँ होती हैं। जो प्राथमिक स्रोत है इनकी भाषा समझना बहुत मुश्किल है। प्राचीन लिपियाँ जो होती थी, ब्राह्मी, खरोष्टी, संस्कृत, इन सब में वो स्रोत मिले हैं। प्राचीन साहित्यिक स्रोत जो है वो इन सब भाषाओं में मिले हैं, इन सब लिपियों में मिले हैं, इसलिए इनकी व्याख्या करना बहुत कठिन है। ठीक है। भौगोलिक सीमाएं, कई क्षेत्र या समुदाय, विशेषकर महिलाएं, दलित, आदिवासी प्राथमिक स्रोतों में कम दिखाई देते हैं। अब प्राथमिक स्रोतों में अगर हम देखें तो ज़्यादातर हमें किसका वर्णन मिलता है, राजाओं का या शाही परिवार का या कुलीन वर्ग का। ठीक है। आम लोगों के जीवन का बहुत कम वर्णन देखने को मिलता है। आम लोग कैसे रहते थे, महिलाएं कैसे रहती थी, महिलाओं के साथ कैसे व्यवहार होता था, दलित लोगों के साथ कैसे व्यवहार होता था, आदिवासियों के साथ कैसा व्यवहार होता था, इन सब का इतिहास हमें मुग़ल शासनकाल में कहीं भी देखने को नहीं मिलता। ठीक है। मुग़ल शासनकाल मान लो, गुप्ता साम्राज्य मान लो, कुषाण काल मान लो। ठीक है। किसी भी राजा के ऐतिहासिक स्रोत में, इतिहास में हमें इनके जीवन के बारे में देखने को या पढ़ने को नहीं मिलता। महिलाएं, दलित, आदिवासी, इनका जिक्र ही सबसे पहले हमको कहाँ देखने को मिलता है, जब ब्रिटिश शासन भारत में आ जाता है तब देखने को मिलता है। तो इस तरीके से ये अपूर्णता हुई ना। तो प्राथमिक स्रोत है, इनमें भौगोलिक सीमाएं थी, इनमें
महिलाओं का वर्णन काफ़ी कम मिला है। ठीक है, जो अगर हम बहुत पुराने मुग़ल शासन के टाइम में जाए तो। ठीक है, हालांकि ब्रिटिश शासन के टाइम में तो आ गया था, फिर महिलाओं का वर्णन मिल जाता है उसमें तो। ठीक है, दलितों का वर्णन भी मिल जाता है मुग़ल काल में। अब नेक्स्ट आता है एक ही घटना की कई विरोधाभासी प्रमाण। अब प्राथमिक स्रोत जैसे में एक ही घटना को अलग अलग इतिहासकार अलग अलग तरीके से बताते हैं। ठीक है, या अलग अलग लोग, जैसे कुछ लोग हैं जो कि अकबर के शासन को अच्छा बताते हैं, कुछ लोग बुरा बताते हैं। ठीक है, जो अकबर के दरबार में काम करते थे उन्होंने अच्छा बताया है, जो बाहर काम करते थे उन्होंने कुछ कमियां भी बताई हैं। जो बाहर के लोग थे, जो कि उसके प्रजा के लोग थे, राज्य में रहते थे, उन लोगों ने कुछ कमी भी बताई है या कुछ कमी भी लिखी है। तो इस तरीके से एक ही घटना के विरोधाभासी प्रमाण प्राथमिक स्रोतों में भी देखने को मिलते हैं। ठीक है, जैसे विदेशी यात्रियों के विवरण। विदेशी यात्री जो हैं उन्होंने भी बताया है कि कैसे राजा शासन करता था। ठीक है, स्थानीय साहित्य। अब देखें सबसे अच्छा एग्जाम्पल, जब भारत गुलाम था तो बहुत सारे विदेशी यात्री भारत में आए। अब वो जो विदेशी यात्री भारत में आए उन्होंने अंग्रेज़ों के शासन को बहुत अच्छा बताया कि अंग्रेज़ों ने ये किया, अंग्रेज़ों ने डेवलपमेंट कर दिया, इंडियंस को कुछ नहीं आता था, इंडियंस जो थे ये जानवरों की तरह रहते थे, असभ्य थे। ठीक है, ये सब बताया है विदेशी यात्रियों ने जो कि ब्रिटिश काल के दौरान इंडिया में आए। उन्होंने भारतीयों को जर्जर और असभ्य बताया। ठीक है, जबकि स्थानीय साहित्य से हमें देखने को मिलता है कि ब्रिटिशर्स ने कितना अत्याचार किया था इंडियंस के ऊपर। तो यहाँ पे हमें विरोधाभास देखने को मिल गया है। विदेशी यात्री जो आए उन्होंने ब्रिटिश शासन की तारीफ़ की, लेकिन जो यहाँ पे लोग रहते थे उन्होंने एक्चुअल में बताया कि ब्रिटिशर्स कितना टॉर्चर कर रहे थे। ठीक है, तो इस तरीके से क्या मिल गया, विरोधाभास मिल गया है। एक ही घटना के विरोधाभास मिल गए हैं। प्राथमिक स्रोतों में ये चीज़ होती है, विरोधाभास मिलते हैं। ठीक है, एंड ये इसकी एक चेतावनी है, चुनौती है। नेक्स्ट आता है साक्ष्य का उद्देश्य। कई स्रोत प्रचार या राजनीतिक उद्देश्य से लिखे गए, इससे वास्तविकता छिप सकती है। जो स्रोत प्रचार के लिए लिखे जाते हैं, राजनीतिक उद्देश्य से लिखे जाते हैं, जैसे मैंने ऊपर आपको बताया था, एग्जाम्पल दिया था कि राजा महाराजा क्या करते थे, कहीं युद्ध पे जाते थे तो बढ़ा चढ़ा कर वर्णन करवाते थे, अपना महिमा मंडन करवाते थे, अपनी प्रशंसा लिखवाते थे दरबारियों से। ठीक है, तो वो क्या है, वो क्यों लिखे जा रहे हैं, वो स्रोत लिखे जा रहे हैं प्रचार के लिए, राजनीतिक उद्देश्य से लिखे जा रहे हैं, तो उसमें बायसनेस होगी। तो इसी तरीके से हमें बहुत सारे स्रोत मिले हैं जो कि राजनीतिक उद्देश्यों से प्रचार के लिए लिखे जाते थे, राजा के महिमा मंडन के लिए लिखे जाते थे। तो उन स्रोतों में बायसनेस होती थी, उन स्रोतों में पक्षपात होता था, झूठी चीज़ें लिखी जाती थी, जो गुण राजा में नहीं होते थे वो गुण भी उसमें लिख दिए जाते थे। एंड जो स्रोत, जो प्राथमिक स्रोत या जो प्राथमिक साहित्यिक स्रोत अगर हम बोलें राजा के महिमा मंडन के लिए या राजनीतिक उद्देश्यों से लिखे जाते थे, उनमें आम लोगों की ज़िंदगी का कहीं पर भी जिक्र नहीं होता था, क्योंकि उनका उद्देश्य ही होता था राजा का प्रचार करना। ठीक है, तो उसमें हमें आम लोगों के बारे में भी फिर जानने को नहीं मिलता है, सिर्फ राजा की तारीफ ही सुनने को मिलती है कि राजा ने ये कर दिया, राजा ने वो कर दिया, राजा एक देवता था, एंड ऑल दिस। ठीक है, नेक्स्ट एंड लास्ट आता है व्याख्या पर निर्भरता। प्राथमिक स्रोत खुद नहीं बोलते, इनकी व्याख्या की जाती है। ठीक है, तो प्राथमिक स्रोत जो है यूजलेस है जब तक इनकी व्याख्या करने वाला कोई ना हो। ठीक है, तो ये इसकी एक कमी है, प्राथमिक स्रोत जो है निर्भर है व्याख्या के ऊपर, कोई व्यक्ति होना चाहिए जो उसकी व्याख्या करे। ठीक है, अगर इतिहास का व्याख्या नहीं करता तो प्राथमिक स्रोतों का कोई फ़ायदा नहीं है। ऐसे इतिहासकार की व्याख्या जो है वो भी बदलती रहती है, एक इतिहासकार कुछ बोल रहा है, दूसरा इतिहासकार कुछ बोल रहा है, तो इस तरीके से कन्फ्लिक्ट भी होते रहते हैं हिस्टोरियंस के बीच में। तो इस तरीके से प्राथमिक स्रोत व्याख्या पर निर्भर है। ठीक है, ये इसकी कुछ कमियां थी। आइए फाइनली हम निष्कर्ष पर आते हैं। इतिहास साक्ष्यों पर आधारित होता है, लेकिन साक्ष्य खुद ब खुद इतिहास नहीं बनते। इतिहासकार अपनी आलोचनात्मक दृष्टि, अध्ययन, तुलना, कल्पना, वैज्ञानिक पद्धति से इतिहास का निर्माण करता है। कई बार इतिहास अवेलेबल नहीं होता तो उसको खुद इतिहास का निर्माण करना पड़ता है, अपनी कल्पना का उपयोग करके, अपने अनुभव का उपयोग करके।
प्राथमिक स्रोत सबसे मजबूत आधार हैं, लेकिन उनकी सीमाएं भी होती है, जैसे उनमें पक्षपात होता है। ठीक है, वो किस उद्देश्य से लिखे जा रहे हैं, इससे उनमें बायसनेस आ जाती है। ठीक है, तो पर हमने जो जो कमियां पढ़ी है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। प्राथमिक स्रोतों की कमियां या चुनौतियां ज़रूर आएगी, तो ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, सीमाएं। ठीक है, प्राथमिक स्रोतों की सीमाएं का ये तो मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है इस पूरी यूनिट का। तो ये आप सारी सीमाएं इसकी पढ़ लीजिएगा। आई होप आपको समझ में आ गया। अगर कहीं कुछ डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हैं। यहीं पर हमारी यूनिट 1 कंप्लीट होती है। वीडियो आपको अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।